रामपुर गांव में रविंद्र और वानी एक दंपति रहते थे। उनकी बेटी का नाम अनामिका। उस गांव में उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा संस्कारी लड़की और कोई नहीं थी। बहुत ही समझदार, संजीदा, सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। रविंद्र को भी अपनी बेटी के लिए बहुत गर्व होता था। क्योंकि वो एक गांव था, इसीलिए पेड़ पौधे, जानवर, खेत, इन सभी चीजों से उसका बहुत अलग लगाव था। वो बहुत खुश होती थी। तभी एक दिन पिता रविंद्र कहते हैं, वानी, जरा पानी ले आना। क्या जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ऊपर से बहुत हड़बड़ी में है। ऐसी क्या बात हो गई? हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो मेरा दोस्त प्रसाद है ना, उसकी पत्नी शारदा बहुत अच्छे से बात करती है। उसका बेटा रमेश अच्छा व्यापारी है। उन्हें हमारी बेटी पसंद है। अच्छा रिश्ता है, शादी हो गई तो बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी। वो तो अमीर घर के हैं और हम ठहरे गांव वाले। क्या उन्हें ये शादी मंजूर है? उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनके घर जाऊंगा। फिर वहाँ जाने के बाद शादी के बारे में पूछूंगा। बहुत पहले शारदा हमारे गांव आई थी तो अनामिका को मंदिर में देखा था। उसका संस्कार, रीति रिवाज देखकर उसने फैसला लिया था तभी कि बेटे से शादी कराएगी। वो तो अमीर ठहरे, क्या हम उनको उतना दहेज और उपहार दे पाएंगे? अरे चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि दहेज उपहार कुछ नहीं चाहिए। कहा कि बेटी सोने जैसी है, बस घर पे आ जाए, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने। हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है, उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। एक बार लेकिन हमें उससे भी पूछ लेना अच्छा होगा। बचपन में जब वो छोटे थे तो रमेश और हमारी बेटी खेला करते थे। अगर हम उससे पूछे तो ना नहीं कहेगी। फिर भी एक बार राय जानना तो जरूरी है। ठीक है जी, आज मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। ये कहकर रविंद्र घर से बाहर चले जाते हैं। अनामिका दोपहर का भोजन के लिए बैठती है। बेटा, मैंने लड्डू बनाया है तुम्हारे पसंदीदा, खाओ। वाह माँ, तुमने लड्डू बनाया? फिर तो मैं आज 5 लड्डू खाऊंगी। ठीक है बेटा, जितने लड्डू खाना है तुम खाओ। अरे वाह, क्या बात है माँ, आज तुम कुछ कह नहीं रही हो। एक से ज्यादा लड्डू खाने से मना नहीं कर रही हो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, जल्दी से बताओ माँ। जैसे ही अनामिका मन लगा के लड्डू खाने लगी, वैसे ही वानी ने वो बात छेड़ी। तुम्हारी शादी तय की है बेटा, अच्छा रिश्ता है। तुम जब छोटी थी तो रमेश के साथ खेला करती थी, याद है तुम्हें? वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। बहुत धनी परिवार है, उस घर में बहू बन के जाओगी तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। इस रिश्ते के लिए अनुमति दे दो बेटा। पिताजी ने क्या कहा माँ? तुम्हारे पिताजी ने ही शादी तय की है। वैसे भी प्रसाद तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे। तुम्हारे पिता उस लड़के को बचपन से ही अच्छे से जानते हैं। उन्हीं को लगा इससे शादी होने से तुम्हारा जिंदगी सुखी होगा। अब बताओ बेटा, तुम्हारे मन में क्या है? पिताजी की इच्छा मेरी इच्छा है। अब तक मैंने पिताजी के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, इसीलिए जिससे वो कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे मंजूर है। शादी के लिए अनामिका की मंजूरी मिलते ही रविंद्र अनामिका और रमेश की बड़े धूमधाम से शादी कराते हैं। शहर जाते ही अनामिका को वहाँ का माहौल बहुत नया लगने लगा। सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद अनामिका के साथ बहुत प्यार से पेश आए। रमेश अपनी पत्नी की खूबसूरती और अच्छे स्वभाव को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे बहू सुनो, सड़क पे मत चली जाना, मेरी बहू पे बुरी नजर लग जाएगी। ठीक है सासू माँ, नहीं जाऊंगी। क्या माँ, अब सारा प्यार बस बहू के लिए? अपने बेटे को तुम भूल गई हो। अरे मजाक मत करो। चाहे तुम कितने प्यार से क्यों ना बात कर लो, बहू मेरे तरफ ही है, मुझे पता है। अच्छा है, कम से कम तुम्हें ऐसा तो लग रहा है। बेटा, बेचारे पिताजी। जब शारदा और प्रसाद बातें कर रहे थे तभी गली में एक गाय आती है। गाय को देख के अनामिका बहुत खुश होती है। गांव में जब भी कोई गाय आती थी तो वो खुशी के मारे उस पे कूद के चढ़ के बैठ जाती थी। यहाँ पे उसने आसपास कौन है इसकी परवाह ही नहीं की और जाके कूद के गाय पे बैठ गई। बहू की हरकतें देखकर शारदा और प्रसाद के तो मुंह खुले के खुले ही रह गए। बेटा अनामिका, उतरो वहाँ से, जल्दी उतरो।
अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बेइज्जती होगी। जल्दी उतरो। अनामिका, हमारी बेइज्जती मत कराओ, जल्दी उतरो वहाँ से। मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? बहू को जल्दी बोलो वहाँ से उतरने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, मुझे क्या पता था बहू ऐसा करेगी। इसने तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शारदा और प्रसाद के चिल्लाने की वजह से अनामिका गाय के ऊपर से नीचे उतर आती है। तभी गाय गोबर देती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद को घिन लगती है, लेकिन अनामिका उसे उठा के ले आती है और घर के सामने छिड़क देती है। ये देखकर रमेश उल्टी कर देता है। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे गोबर छिड़कोगी तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। शहर में ये सब कोई नहीं करता। ये सब देखकर तो लोग हम पर हंस रहे हैं। जाओ जल्दी से जाके अपना हाथ धोकर आओ भी। ऐसा नहीं है सासू माँ, गाँव में सभी लोग अपने घर के सामने ऐसा ही करते हैं। ये कितना अच्छा है, आपको नहीं पता सासू माँ? बाप रे बाप, जाओ तुम जाओ। ऐसा कह के शारदा अपनी बहू को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। बहू के पागलपन की वजह से शारदा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। जल्दी से वो वाणी और रविंद्र को गांव से बुलाते हैं। अनामिका के इस हरकत की वजह से रविंद्र आके माफी मांगे। ये शहर है, गांव वाली हरकतें यहाँ पे नहीं चलेगी। उसे इस बात को अच्छे से समझा दीजिए और कहिए शहरों की चाल चले। ठीक है दीदी, मेरी बेटी बहुत सीधी है। उसे कुछ भी नहीं पता। उसका दिल बहुत अच्छा है, उसके इरादे गलत नहीं थे, पर मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। उस रात वाणी अपनी बेटी से बात करती है। रविंद्र भी वहाँ थे उससे बात करने के लिए। देखो बेटा, ये गांव नहीं शहर है। तुम अपने मर्जी के तरह नहीं चल सकती। यहाँ सास ससुर के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझी? हमारे घर में तुम्हारी अलग तारीफ होती थी, पर यहाँ पे जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तभी सम्मान बढ़ेगा। मुझे अपनी बेटी के बारे में पता है, वो ऐसा ही करेगी जिससे किसी का सम्मान ना जाए। ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। रविंद्र और वाणी ने अपनी बेटी को एक एक बात अच्छे से समझाई। तब से अनामिका भी अपने ससुराल में बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छे से रहने लगी। रमेश और शारदा ने अनामिका को अपने स्टेटस के मुताबिक उसकी चाल ढाल बदल दी। उस घर में अनामिका बिना किसी चिंता के आराम से रहने लगती है, पर अनामिका के दिल से गांव की यादें कभी नहीं मिटती। रामपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा को तीर्थ स्थलों पर जाना बहुत पसंद था। शारदा का बेटा रमेश शराब का आदी था, इसीलिए रमेश अपनी पत्नी अनामिका को हमेशा अपनी आदतों से परेशान किया करता था। शारदा अपने बेटे को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। अनामिका ने भी बाद में अपने पति को बदलने की कोशिश की, लेकिन रमेश में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन शारदा अपनी बहू से कहती है, बेटा अनामिका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विजयपुर दुर्गा मंदिर में मैंने मन्नत रखा था, पर वो पूरा करना ही भूल गई। कहा था बेटा जन्म होगा तो आके दर्शन करूंगी, पर आज तक मैं मंदिर नहीं जा पाई, इसीलिए घर की ये हालत है। अगर ऐसी बात है तो विजयपुर दुर्गा मंदिर हमें कैसे भी जाना चाहिए और मन्नत पूरी करनी चाहिए। वो देखिए, वो आ रहे हैं। अब कुछ मत कहिएगा इस बारे में। हाँ बेटा, पूरा दारू के नशे में है, पता नहीं अब क्या कहेगा। मुझे तो डर ही लग रहा है। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा हालत क्या होगा? पूरी रात उन्होंने मुझ पे बहुत अत्याचार की है। अनामिका, अनामिका, जल्दी से ऑमलेट बना के ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। तुम्हें तो आजकल डर भी नहीं लगता है। तुम्हें तो बस अपनी सास की पड़ी है। तुम्हें अपने पति की थोड़ी भी चिंता ही नहीं। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का ये हाल है। मैंने क्या गलती की? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमेशा कहते रहती हो सासू माँ को ये चाहिए वो चाहिए, यही सब करती रहती हो। अच्छा होता अगर इसका आधा भी कभी कभार मेरे लिए वो करती। बेचारी हमेशा तुम्हारी बारे में सोचती है। बेचारा मेरा पति खुश रहे, अच्छे से रहे, पर तुम हमेशा दारू पी के उसे परेशान करते हो। शारदा रमेश जब बातें कर ही रहे थे, तभी सरपंच जी रविंद्र बाबू वहाँ पे आते हैं। वो बहुत गुस्से से चिल्लाते हुए आते हैं। रमेश अपने कमरे में चला जाता है। अरे रमेश, रमेश कहाँ हो तुम? मुझे दिख नहीं रहे हो। कहाँ हो तुम? बाहर घूम रहे हो? क्या हुआ रविंद्र बाबू? वो तो घर पे नहीं है, अभी तक नहीं लौटा।
तुम क्यों झूठ कह रही हो? अभी तो मैं उसे इस तरफ आते हुए देखा। जब देखो तो मेरे आंखों से भागता फिर रहा है। कब मेरे उधार चुकाएंगे? काफी दिन हो गए। घर के कागज रखे आप लोगों ने 2 लाख लिए थे, अब सूद समेत वो 4 लाख हो गया है। अरे रविंद्र बाबू, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपका सारा उधार सूद समेत लौटा दूंगी। मेरी बात मानिए, विश्वास कीजिए। कैसे भरोसा करूं? रमेश कोई काम धाम नहीं करता है, गांव वालों को भी नशा करने के लिए उकसाते रहता है। आप और आपकी बहू कुछ नहीं करती है, फिर ये सारा उधार आप लोग कैसे चुकाएंगी? ऐसा मत कहिए, मेरी बात सुनिए रविंद्र जी। देखिए रविंद्र जी, इस बार मेरी बात मानिए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए हमें। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 1 महीने के अंदर उधार नहीं चुकाए, नहीं तो तुम लोगों को इस घर से मैं धक्के मार के निकालूंगा। उस रात शारदा और अनामिका काफी देर तक सोचते रहती है। रविंद्र जी की बातों से वो बहुत दुखी थे, पर कैसे भी करके विजयपुर की देवी माँ के मंदिर में जाके वो अपनी मन्नत पूरा करना चाहते थे। वो उसी रात विजयपुर जाने की सोचते हैं, पर उस रात बहुत भारी बरसात शुरू हो जाती है। ऐसे कब तक बारिश होगी? कल सुबह तक जरूर रुक जाएगी, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। कल जैसे भी करके हमें निकलना ही होगा। ठीक है सासू माँ, फिर मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। अगले दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ भी हो जाए पर वो जाकर ही रहेंगे, ऐसा सास बहू सोच लेती है। दोनों सास बहू ट्रेन में बैठ के विजयपुर के लिए निकल जाते हैं। बारिश बढ़ने की वजह से जल प्रवाह भी बढ़ जाते हैं। कई जगह तो रास्ते पानी में डूब जाते हैं। जिस ट्रेन से शारदा और अनामिका जा रहे थे, उसकी रफ्तार भी धीरे धीरे चल रही थी। इन सब से शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। बेटा अनामिका, ये सब क्या हो रहा है? देखो ट्रेन की गति कितनी धीमी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आधा हम पहुँच चुके हैं और कुछ घंटे बाकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम विजयपुर पहुँच ही जाएंगे। बारिश कितनी भी हो, लेकिन ट्रेन नहीं रुकने वाली। जब शारदा अनामिका ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब अचानक से ट्रेन रुक जाती है। रेलवे ट्रैक पे इस तरह से ट्रेन को रुकते देख शारदा अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान कई लोग बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। वहाँ हाहाकार मचना शुरू हो गई। ये देखकर शारदा अनामिका रोने लगती है। हाय रे, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान पानी में बह के जा रहा है। बचाओ, कोई आके इनकी मदद करो। अनामिका कुछ करो। कोई है, मदद कीजिए, मदद कीजिए। सासू माँ, अब क्या करें? इस तरह से ट्रेन रुक गई है, लगता है उन्हीं के लिए। अगर बहने वाले लोगों को हम ट्रेन तक ले आए उठा के कैसे भी, तो शायद हम उनकी जान बचा सकते हैं। बहू, सासू माँ, मुझे तैरना आता है, मैं जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। संभल के जाना बेटा, संभल के। शारदा को हिम्मत रखने की बातें कहकर अनामिका बाढ़ के पानी में चली जाती है। क्योंकि उसे तैरना आता था, इसीलिए जो लोग बाढ़ के पानी में बह गए थे, उन्हें एक एक करके ट्रेन तक वो ले आती है। और इस तरह से कुछ ही समय के अंदर अनामिका कई लोगों की जान बचा लेती है। तब तक जो ट्रेन रेलवे ट्रैक पे रुकी थी, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। बेटा अनामिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ट्रेन निकलने ही वाली है, जल्दी आओ बेटा। हाँ, आ रही हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह आखिरी पल में भी अनामिका एक और इंसान को बचा लेती है। ट्रेन जब विजयपुर में जाके रुकती है, सभी को अनामिका की साहसिकता के बारे में पता चलता है। ऑफिसर्स बहुत प्रशंसा करते हैं और इसकी वजह से सरकार की तरफ से अनामिका को 10 लाख का इनाम दिया जाता है। सरकार के सिक्योरिटी के साथ अनामिका और शारदा विजयपुर की देवी माँ का दर्शन करती है और बहुत खुश होती है। अनामिका आके सूद समेत रविंद्र का सारा कर्ज चुका देती है। रमेश ये देखकर बहुत रोता है और दुखी होता है। मुझे माफ कर देना अनामिका। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम लोग घर पे नहीं थे तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद की जान ले लूं। मैं शराब पी के तुम लोगों को बहुत सताया, इसलिए तुम लोग घर छोड़ के चले गए। माफ कर दो मुझे, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुम लोग बहुत खुश रहोगे, इसलिए मैं अब काम करूंगा और तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। कभी मुझे इस तरह से आइंदा छोड़ के मत जाना। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। आपको काम करने की जरूरत नहीं, हम अब एक छोटा सा दुकान खोलेंगे और उसी को चलाएंगे। मैंने रविंद्र का सारा कर्ज चुका दिया है,
फिर भी हमारे पास कुछ और पैसे बचे हैं और ये सब देवी माँ की ही कृपा है। हाँ, ये सब कैसे हुआ अनामिका, बताओ। मैं तो कहूँगी ये सब माँ देवी दुर्गा की कृपा है। फिर शारदा अपने बेटे को सारी बातें खुल के बताती है। रमेश ये सुन के बहुत खुश होता है। अपनी पत्नी के लिए उसे बहुत गर्व होता है। बाद में वो एक छोटा सा दुकान खोलते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।